Hello everyone, welcome to your own channel Keep Learning with Sandeep Bihan. Students, we had started our chapter 10th of class 7 TAV publications, that is the rise of small kingdoms. In our previous classes we had studied about Rashtrakutas, Palas, Pratiharas and the kingdom of Rajputs. Today we'll study about the governance in North India, यानी इन सभी राजाओं के समय पे या इन सभी वंश के टाइम पर अब गवर्नमेंट यानी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोसाइटी, हाउ द पीपल वर वर्किंग, हाउ द सोसाइटी वाज मैनेज्ड, वो हम लोग जो है आज के वीडियो में करेंगे. ओके, सो आवर फर्स्ट पार्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन होता है बेटा प्रशासन, यानी जो है राजा और कानून. राजा किस प्रकार काम कर रहा है, क्या कानून है, किस तरह उसने अपने जो साम्राज्य है, अपना जो एम्पायर है उसको मैनेज किया हुआ है, वो हमारा सब किस में आता है. जो भी पॉलिटिकल वर्क आएगा ना, राजनीतिक काम जो आएगा, वो सारा किस में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में. सो लेट्स स्टडी इट. द किंग वॉज ऑल पावरफुल इन नॉर्थ इंडिया. तो ऑफकोर्स जब राजाशाही थी, जब राजा महाराजाओं का राज होता था, तो उस समय में किंग जो है वो सबसे पावरफुल होता था. He was assisted by different officials. हाँ, उसने कुछ अपने उसके दरबार में कुछ लोग होते थे या उसके कुछ खास मंत्री होते थे जो किसी भी चीज़ में क्या करते थे, उसकी हेल्प करते थे. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस. प्रोविंसेस आप कह सकते हो जैसे आज के समय में स्टेट्स होते हैं. अब हमारी इंडिया जो है पूरी कंट्री है. इंडिया में अब टोटल स्टेट्स कितने हैं, 28 स्टेट्स. इंडिया इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स. ऐसे ही जो राजा महाराजा होते थे, उनका जितना भी साम्राज्य होता था उसको वो छोटे छोटे राज्यों में बांट देते थे. The king was the head of the military as well as the judiciary. आर्मी से रिलेटेड एंड जुडिशरी यानी जो भी न्यायिक कार्य करते थे, जो किसी भी चीज़ के लिए जो फैसला लेना होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास थी, दैट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग. ही वाज द हेड ऑफ जुडिशरी एंड मिलिट्री. द किंग स्पेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग आर्मीज. और जैसे कि हमने अभी पीछे किया था कि वहाँ पहले राजा महाराजा क्या करते थे, they used to fight with other the rulers of other kingdoms. क्यों? अपना एरिया बढ़ाने के लिए, अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए. अब इतने सारे युद्ध करेंगे तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उनकी जो आर्मी है, उनकी जो मिलिट्री है, सेना है, वो मजबूत होनी चाहिए. तो वो बहुत सारा पैसा किसके ऊपर खर्च करते थे, बिल्डिंग अप स्ट्रॉन्ग आर्मी. नेक्स्ट आवर पॉइंट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी मतलब कि लोग और राज्य दोनों ही पैसा कैसे कमाते थे. व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम. लोगों की इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी. अब उन लोगों में जो है राजा महाराजा भी हैं, जो रिच पीपल थे सोसाइटी के वो भी हैं, और साथ में जो पुअर पीपल हैं वो भी हैं. सो व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द सोसाइटी. लेट्स से इट. देयर वाज अ ग्रेट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटी होता है डिफरेंसेस. ओके, so there was a great economic disparity among different social classes. The royal family, high official and the traders were prosperous. तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि समाज में जो है सोसाइटी थी, सबका इकोनॉमिक लेवल यानी फाइनेंशियल लेवल सबका एक जैसा नहीं था. फ्यू वर वेरी रिच वाइल अदर्स वर पुअर. सो अब रिच में कौन थे, रॉयल फैमिली यानी जो राजा महाराजाओं का परिवार था, हाई ऑफिशियल्स जो बड़े बड़े मंत्री थे, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, ये सभी किस में आते थे, ये सब रिच सोसाइटी में आते थे. देवर प्रॉस्पेरस, ये बहुत अच्छे से जो है देवर सर्वाइविंग. द पीपल लिविंग इन विलेजेस वर पुअर. द टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ रिचेस. अब मंदिरों में भी जो है सिर्फ अमीर लोगों को ही जाने की परमिशन थी. उनको मंदिरों के ऊपर भी अमीर लोगों ने कब्जा कर रखा था. एंड अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ इन्वेडर्स. और मंदिर में इतना दान आता था, इतना पैसा था कि जो भी इन्वेडर्स यानी जो आक्रमणकारी आते थे वो मंदिरों को ज़रूर लूटते थे. वहाँ से उनको बहुत सारा जो है धन या पैसा उनको मिलता था. नेक्स्ट है फ्यूडल सिस्टम वाज प्रिवेलेंट. ध्यान से देखेंगे बेटा ये टर्म फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडल सिस्टम क्या होता था, पहले किसी भी साम्राज्य का जो राजा महाराजा होते थे, अब उन्होंने अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था. हमने यहाँ पे पढ़ा था डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस. तो वो क्या करते थे उस समय पे कि अब हर राज्य में जाकर तो राजा मनी या टैक्स जो लेते थे, हर राज्य में जाकर तो राजा पर्सनली कलेक्ट नहीं कर सकता. तो उन्होंने हर गांव में जो है कुछ बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, जिनको वो कहते थे ठाकुर या राइज, ठीक है,
तो उनको जो है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो लोग अपने अपने गाँव से क्या करेंगे, जो भी टैक्स, वो चाहे मनी फॉर्म में है या जो वो फसलें उगाते थे उसका कुछ हिस्सा वो लोग राजा को देते थे। तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी राजाओं ने उनको दी हुई थी और आगे वो अपने गांव से कलेक्ट करके फिर वो राजा तक पहुंचाते थे। दैट वाज द फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, तो फ्यूडल सिस्टम वाज प्रिवेलेंट। द किंग ग्रांटेड लैंड एज रिवॉर्ड्स टू ऑफिसर्स हु केम टू बी नोन एज ठाकुर एंड राइज। अब राजा महाराजाओं ने और क्या किया था, जो वो जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे गाँव के, उनको ज़मीनें दी हुई थी। दे प्रोवाइडेड मिलिट्री असिस्टेंस टू द किंग एट टाइम्स ऑफ वॉर। और वो लोग साथ में क्या करते थे, युद्ध के समय पे, अब जो यही ठाकुर थे, ठीक है, जो एज अ टैक्स कलेक्टर का काम करते थे, किसके लिए, किंग के लिए, वो कोई भी युद्ध जब होता था तो वो इनको हेल्प जो है प्रोवाइड करवाते थे फॉर देयर मिलिट्री असिस्टेंस। नेक्स्ट, द फ्यूडल सिस्टम लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मैनी एम्पायर्स। अब इसी फ्यूडल सिस्टम के कारण हुआ क्या, बहुत सारे एम्पायर्स, बहुत सारे साम्राज्य जो है वो छोटे भी हो गए या वो खत्म भी हो गए। क्यों, अब जब राजाओं ने कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के ठाकुर, जिसको भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उनको दे दी, तो वो धीरे धीरे क्या करते थे, वो सारा रेवेन्यू, सारा जो वो टैक्स कलेक्ट करते थे, वो सारा उस राजा तक नहीं पहुंचाते थे, वो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते थे। तो ऐसे कर करके वो खुद जो है ज़्यादा पावरफुल बनने शुरू हो गए। तो ऑफकोर्स जब उनकी पावर बढ़ेगी तो उन्होंने अपने उसी गांव में जहाँ की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वहाँ पे वो लोग अपना राज्य स्थापित कर लेते थे, अपना रूल वहाँ पे उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से, अब चाहे इसको चीटिंग कह लो या जो भी कह लो, जब ये सिस्टम इस तरीके से चलने लगा तो दिस वीकन द पावर ऑफ द किंग्स। मोर ओवर मैनी फ्यूडल लॉर्ड्स कौन है, यही ठाकुर और राय, जिनको की टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। अब क्या हुआ, ये बहुत सारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट एम्पायर्स में बन गए, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे चौहान्स एंड परमारास। ओके, आई होप एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटी एंड रिलीजन। अब उस समय में नॉर्थ इंडिया में समाज यानी सोसाइटी कैसी थी? सो द रिजिड कास्ट सिस्टम मतलब कि जाति प्रथा, रिजिड सख्त, यानी जाति प्रथा बहुत ज़्यादा सख्त थी। अगर कुछ लोग ऊंची जाति से बिलोंग करते हैं, नीची जाति से बिलोंग करते हैं, तो जो नीची जाति के लोग थे उनको रिच पीपल कम्युनिटी के आसपास जाने की परमिशन नहीं थी। तो इस तरीके से, और वो जो जिस जाति का है उसका जो काम है वो वही काम करेगा। इस तरीके से जो है देयर वाज अ रिजिड कास्ट सिस्टम दैट लेड टू द डिवीजन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अब ऑफ कोर्स जब सब कुछ इतना सख्त कर दिया कि तुम इस एरिया में नहीं आओगे, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ऊंची जाति के हो तो तुमने ये काम करना है, तुम नीची जाति के हो तो तुमने यही काम करना है, तुम अमीर नहीं हो सकते, इस तरीके का कुछ जो सिस्टम था, तो इससे क्या होगा, सोसाइटी बंट जाएगी। सो दैट वाज द वन ऑफ द कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडियन सोसाइटी। द किंग, द फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द ब्राह्मण्स वर इन हाई पोजिशन। अभी अगर हम लोग समाज में जातिवाद के नाम पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊंचे तबके के लोग कौन कौन थे? राजा थे, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स जिनको राजाओं ने आगे टैक्स कलेक्टिंग की ड्यूटी दी हुई थी, और तीसरे ब्राह्मण्स। और दे एंजॉयड अ लाइफ ऑफ लग्जरी। ऑफ कोर्स अब वो उच्च जाति में आते थे तो उनकी जो लाइफ थी वो भी बहुत अच्छी थी। लैंड वॉज कल्टिवेटेड मेनली बाय शूद्रास। अब वो जो वर्कर्स का काम करते थे उनको क्या बोला गया था? शूद्रास। एंड दे वर बर्डन बाय टैक्सेस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब वो जो भी खेती का काम कर रहे हैं या जो पुअर पीपल थे, सारा का सारा जो टैक्स का बर्डन था, यानी टैक्स दे कौन रहा था सोसाइटी में? वो किसान या जो पुअर पीपल थे, दे वर पेइंग द टैक्स। राजा कोई किसी को टैक्स नहीं दे रहा, फ्यूडल लॉर्ड्स किसी को टैक्स नहीं दे रहे, ब्राह्मण किसी को टैक्स नहीं दे रहे, दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दिस बर्डन्स। टैक्स पेइंग बर्डन किसके ऊपर था? ओनली ऑन शूद्रास। विमेन की अगर हम बात करते हैं तो देयर कंडीशन वाज क्वाइट मिजरेबल। मिजरेबल होती है बेटा, मिजरेबल मीन्स दयनीय, यानी दे वर ऑन अ पिटी साइड। बहुत उनकी जो है हालत बहुत ज़्यादा समाज में अच्छी नहीं थी। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है। द इविल प्रैक्टिसेस ऑफ सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। देखो वहाँ पे सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज जैसी बुराइयां थी समाज में। सती प्रथा मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उनकी वाइफ को जो है साथ में, उनकी चिता के साथ ही उनको जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज बचपन में ही उनकी शादी करवा दी जाती थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स के कारण
उनको एजुकेशन नहीं दी जा रही प्रॉपर। तो क्या है, यानी समाज में जो लेडीज़ का, विमेन का जो स्टेटस था दैट वाज वेरी लो। यहाँ पे डू यू नो में देखेंगे, डू यू नो में लिखा है द विमेन ऑफ रॉयल फैमिलीज कमिटेड जोहर। जोहर क्या है, इमोलेटिंग इन द फायर, यानी आग में खुद को जला लेना, टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर इफ देयर मैन फॉक वर डिफेटेड और किल्ड इन अ बैटल। अब देखो ये जो विमेन की जो स्थिति थी, यानी सती प्रथा वाली, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुअर फैमिलीज में ही थी, इवन दो इन द रिच फैमिलीज ऑल्सो, राजा महाराजा थे, अगर वो किसी युद्ध में हार जाते थे, ठीक है, या फिर उनकी डेथ हो जाती थी, तो क्या होता था, उनकी जो रानियां थी उनको भी, वो भी जो है जब उनकी चिता जलाई जाती थी, उनका अंतिम संस्कार किया जाता था, तो रानियों को भी साथ में वो अपने आप जो है उस चिता में खुद को जला देती थी। किस चीज़ के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर ऑनर, ताकि उनके हस्बैंड्स के डेथ के बाद अब वो सेफ रहें, ठीक है, उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अब आगे ना आए, तो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करती थी, वो राजाओं के साथ उनकी चिता में ही जल जाती थी। तो ये भी एक तरीके का सती प्रथा ही हुआ, बस इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया जोहर का। नेक्स्ट है हमारा रिलीजन। द राजपूत्स मेनली वर्शिप्ड गॉड्स विष्णु एंड शिवा। तो देखेंगे बेटा, राजपूत किसकी ज़्यादा आराधना करते थे, पूजा करते थे, विष्णु एंड शिवा की। दे आल्सो वर्शिप्ड गॉडेस काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा। तो गॉड्स में किस किस की पूजा करते थे, विष्णु एंड शिवा, और देवियों में गॉडेसेस, दोज वर काली, लक्ष्मी एंड दुर्गा। राजपूत किंग्स गिव गिफ्ट्स लैंड टू द ब्राह्मण्स। अब राजपूत क्या करते थे, ब्राह्मणों को भूमि दान, ठीक है, जमीन जो है वो उनको दान में देते थे, एज अ गिफ्ट उनको देते थे, और इसको कहा जाता था ब्रह्मदेया और या फिर अग्रहारा। हिंदुइज्म बिकेम मोर पॉपुलर देन बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म से ज़्यादा जो है हिंदू धर्म प्रचलित था समाज में। मैनी बुद्धिस्ट टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया व्हेन द टर्क्स अटैक्ड मोनेस्ट्रीज एट नालंदा। देखो, मैनी बुद्धिस्ट टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया, जब टर्किश भारत में आए, उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया पर उन्होंने आक्रमण किया, और नालंदा यूनिवर्सिटी को स्पेशली उन्होंने जो अपना एक एम बनाया, तो वहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते थे, तो दे टुक शेल्टर इन साउथ ईस्ट एशिया व्हेन टर्किश अटैक्ड। तो जब उनके बौद्ध विहारों पर, मोनेस्ट्रीज पर टर्किश ने अटैक किया, तो वो नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर जो है उन्होंने शरण ली, किसने, जितने भी जो बुद्धिस्ट थे। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस पीरियड द भक्ति सेंट्स प्रीच्ड डिवोशन टू गॉड। तो इस समय में और क्या था, भक्ति सेंट्स यानी जो साधु महात्मा जैसे आजकल होते, तो उस समय भी जो है जो संत महात्मा होते थे वो लोगों को शिक्षाएं देते थे। दे यूज्ड टू प्रीच द पीपल एंड अपोज्ड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडेडनेस। और यही जो भक्ति संत थे, ये किस चीज़ का विरोध करते थे, देखो, पहला है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी सामाजिक तौर पर जो भेदभाव होता है, जैसे भी हमने ऊपर सोसाइटी में क्या था, कास्ट सिस्टम था, तो ये कास्ट सिस्टम के वो लोग खिलाफ थे, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद वगैरह इन सब चीज़ों के वो खिलाफ थे। सुपरस्टिशन, अंधविश्वास के भी वो लोग खिलाफ थे। वो लोग कहते थे लोगों को कि अंधविश्वास वाली बातों पर भरोसा ना करें, अंधविश्वास को फॉलो ना करें। एंड थर्ड, दे आल्सो अपोज नैरो माइंडेडनेस, सोच, वो कहते थे कि हमें अपनी सोच बदलकर वी शुड बी ओपन माइंडेड। अब इसमें हम लोग किन बातों को ले सकते हैं, जैसे सती प्रथा थी, कितनी छोटी सोच थी कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनको साथ में जला देना। तो इस तरह की सोच को वो लोग इन चीज़ों के खिलाफ थे, और वो लोगों को जो है भगवान से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी बातों के बारे में दे यूज टू प्रीच। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है, जिसमें हमने क्या क्या किया, हमने किया एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड religion. I hope the topic is clear to you all till here. If you have any doubt, you can ask me. We'll do the next topic in our next class. Till then, take care and have a good day.